मुझे पता है कि पंजाब के फार्मर्स लगातार विरोध कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के फार्म बिल को खारिज कराने के लिए। सारी बातचीत भी फेल होती जा रही है और आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये फार्म बिल भले देश के दूसरे फार्मर्स के लिए फायदेमंद हो, बट पंजाब फार्मर्स के लिए शायद अच्छे नहीं है, उनके लिए फायदेमंद नहीं है। बट मेरे वीडियो का थंबनेल देख आप सोच रहे होंगे कि नए फार्म बिल से ये तो पंजाब को ग्रेट अगेन बनाने की बात कर रहा है, यानी बाकी पंजाब के फार्मर्स जो विरोध कर रहे हैं इन फार्म बिल्स का, उसको सपोर्ट करने की बात कर रहा है। और इस तरीके से ये वीडियो जो है पंजाब फार्मर्स के खिलाफ है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको कुछ शॉकिंग फैक्ट्स पता चलेंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये फार्म बिल पंजाब के किसानों के लिए खराब है, तो ऐसा भी नहीं है। उल्टा आने वाले टाइम में ये पंजाब को नई ऊंचाई तक ले जाने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे। साथ ही हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारा यूपीआई आईडी है kanpaeducation@ybl। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, आखिर किसान प्रोटेस्ट कर क्यों रहा है? इसलिए ना कि उनको डर है कि अगर ये फार्म बिल इंप्लीमेंट हो जाए तो उनकी इनकम कम हो जाएगी या बचेगी ही नहीं। तो इसीलिए आइए पंजाब के फार्मर्स की इनकम पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि एमएसपी को लाया क्यों गया था। तो देखिए दोस्तों, 1960 से 1980s का जो टाइम था, उस समय देश में अनाज की भारी किल्लत थी। इंडिया पूरी तरीके से PL 480 इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट था और ये PL 480 इंपोर्ट्स जो था वो यूएसए से, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आता था। देखिए दोस्तों, इसमें काफी सारा राशन आता था इंडिया में उस समय। और यहां पर दोस्तों इसी राशन पर डिपेंडेंट होने की वजह से हमारी पॉलिसी जो थी वो सॉवरन नहीं थी पाकिस्तान को लेकर के। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे? तो देखिए दोस्तों, 1960 से 1980s के बीच यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पाकिस्तान दोनों काफी क्लोज अलाई थे। और यहां पर दोस्तों देखिए, जब हम इस राशन पर डिपेंडेंट थे तो हम अगर पाकिस्तान पर एक्शन लेते तो यहां पर यूएस हमको धमकी देता कि आप पाकिस्तान पर एक्शन मत लीजिए, नहीं तो जो PL 480 के अंडर में आने वाला राशन है हम उसको ब्लॉक कर देंगे। तो यहां पर दोस्तों इस तरीके की सिचुएशन थी उस समय इंडिया के सामने। और दोस्तों इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व भी ज्यादा नहीं था और यहां पर हम किसी और कंट्री से राशन भी नहीं खरीद सकते थे क्योंकि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा नहीं था। यानी दोस्तों अगर ये सप्लाई बंद हो जाती अमेरिका से तो हमारे देश में काफी हद तक भूखमरी जो है वो और ज्यादा फैल सकती थी। तो ये सब देखते हुए भारत सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लॉन्च किया और ये एक गारंटी की तरह लॉन्च किया गया ताकि किसान जो हैं देश के वो ज्यादा से ज्यादा गेहूं और चावल उगाकर इस समस्या का समाधान कर दे। और बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है और उससे काफी हद तक हमारी जो ये समस्या होती है अनाज की कमी की वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन दोस्तों देखिए, आज जो है वो सिचुएशन बदल चुकी है। यहां पर देश के पास आज के समय में काफी ज्यादा अनाज है। इतना ज्यादा अनाज है कि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन है उसमें अनाज सड़ रहे हैं। हमारा बफर स्टॉक का टारगेट है 41.2 मैट्रिक टन, लेकिन एफसीआई के पास इस समय 97 मैट्रिक टन का अनाज है। और ये इतना ज्यादा है कैपेसिटी से कि हम इसको ठीक से रख नहीं पा रहे और ये बाहर खुले में सड़ रहे हैं। इन पे बारिश होती है, धूप होती है और इनका कोई ख्याल रखने वाला है नहीं। लेकिन आज समय देखिए एक हद से काफी बदल भी चुका है क्योंकि उस समय हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व जो था वो काफी कम था। लेकिन आज की डेट में हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व जो है वो $575 बिलियन से ऊपर है। यानी अब हमें चेंज की जरूरत है। अब हम पुराने वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकते। यहां पर देखिए दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो ये एक्स्ट्रा ग्रेन को एक तरीके से रखे हुए अपने पास, इसका इकोनॉमिक कॉस्ट लगभग 1,80,000 करोड़ रुपया आता है और ये एक काफी बड़ा अमाउंट है। अगर दोस्तों ये अमाउंट ऐसे ही वेस्ट होगा और इस पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कोई रिटर्न ना मिले तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा लॉस होगा। 1,80,000 करोड़ रुपए अगर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हो या किसी ऐसी जगह खर्च हो जिससे अच्छा रिटर्न मिले तो
एक्चुअली में वो देश की इकोनॉमी को आगे ले जाएंगे। लेकिन ये एक काफी बड़ा खर्चा है, वो एक सरदर्दी बना हुआ है और देश की इकोनॉमी को पीछे ढकेलने का काम कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों मैंने एक इंपॉर्टेंट लेक्चर बनाया था कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर 2,55,000 करोड़ का कर्जा है। अब दोस्तों ये कर्जा किस कारण है, तो इसके पीछे जो रीजन है वो यही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। इसके अलावा दोस्तों नेशनल स्मॉल सेविंग फंड जो आज के समय में क्राइसिस में है, उसका कारण भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी ही है। नेशनल स्मॉल सेविंग फंड क्यों क्राइसिस में है, इस पर मैंने काफी डिटेल में वीडियो बनाई है। इस वीडियो को आप देखिएगा, आपको काफी हद तक अच्छी नॉलेज मिलेगी। अब दोस्तों देखिए, जो ये नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है, ये अगर डिफॉल्ट करना शुरू कर देता है तो गवर्नमेंट भी इसको बेल आउट नहीं कर पाएगी। यानी दोस्तों देखिए, जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड के क्राइसिस में होने का कारण है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर यहां पर हम उसको ठीक नहीं करते, यानी कुछ हद तक रिफॉर्म नहीं करते, तो आने वाले समय में नेशनल स्मॉल सेविंग फंड पे जो 5-6 लाख करोड़ का एक्चुअली में कर्जा है और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर 2.5 लाख से ज्यादा का कर्जा है, ये तकरीबन मिलाकर काफी बड़ा अमाउंट हो जा रहा है। तकरीबन 8 से 9 लाख करोड़ का अमाउंट ये हो जा रहा है और कोई भी गवर्नमेंट इसको बेल आउट नहीं कर सकती। यानी अगर हम आज की डेट में एग्रीकल्चर रिफॉर्म नहीं करते तो काफी बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस बन सकता है हमारे देश में और ये काफी डिजास्टर्स भी होगा। अब आप कहेंगे कि कोई बात नहीं, पंजाब के फार्मर्स का भला होना चाहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल स्मॉल सेविंग फंड के डूबने से देश को 8 से 9 लाख करोड़ का नुकसान हो भी जाए। तो ओके, आपकी ये बात भी मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो सरकारी घाटा है एक्चुअली में पब्लिक का ही घाटा होगा और यहाँ पर फार्मर्स अगर खुश रहते तो हम चलो ये भी बर्दाश्त करने को तैयार थे। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में पंजाब के फार्मर्स की इनकम पर अगर हम ध्यान दें तो ऐसा बिल्कुल भी आने वाले समय में नहीं होने वाला। देखिए दोस्तों, 1960s के बाद से ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है और उसके बाद जो ग्रीन रिवॉल्यूशन से लेकर के 2000 तक का टाइम है, उस समय पंजाब की इनकम जो थी एक्चुअली में पंजाब नंबर 1 स्टेट था इनकम के मामले में, पर कैपिटा इनकम के मामले में। लेकिन 2000 के बाद से यहाँ पर काफ़ी तेजी से पंजाब जो है वो स्लाइड होने लगता है और 2018-19 का जो डाटा है उस बीच 13th नंबर पे आ गया है ये पर कैपिटा इनकम के मामले में। यानी 18 से 19 सालों में यहाँ पर इतना बड़ा फॉल देखने को मिला है, 12 स्टेप पीछे जा चुका है पंजाब। अब दोस्तों यहाँ पर आप इसके कारण को एनालाइज करेंगे तो इसके 2 इंपॉर्टेंट कारण है। पहला कारण यह है कि पंजाब में इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी है, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे एक्चुअली में काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो हैं वो डेवलप नहीं हुए हैं। और दूसरा कारण है दोस्तों मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। अब आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि पहले पॉइंट से तो हम एग्री हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने के कारण पंजाब का पर कैपिटा इनकम गिर रहा है, बट एमएसपी पॉलिसी की वजह से तो यहाँ पर फार्मर्स की इनकम बनी हुई है, यहाँ पर गिर कहाँ रही है ये मानने को आप तैयार नहीं होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट डाटा है। अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर से होने वाली जीडीपी पर हेक्टेयर के हिसाब से कितनी है और यहां पर स्टेट्स को कंपेयर करते हैं तो इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। यहां पर दोस्तों एग्रीकल्चर जीडीपी का मतलब यह हुआ कि एग्रीकल्चर से होने वाली इनकम, सिर्फ इसमें इंडस्ट्री या सर्विस को इंक्लूड नहीं किया गया। और 1 हेक्टेयर से जो प्रोडक्शन होता है उसको रुपी में कन्वर्ट कर लिया गया है सिंप्लिसिटी के लिए। यहां पर देखिए दोस्तों, पंजाब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के कारण सिर्फ गेहूं और धान पर ही फोकस करता है। यहां पर पंजाब की प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा है लेकिन जो पंजाब प्रोड्यूस करता है उसकी वैल्यू काफी कम है। इस कारण आप यहां पर देख सकते हैं कि जो 1 हेक्टेयर जमीन से सबसे ज्यादा रुपए का प्रोडक्शन कर पाता है उसमें है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, जबकि पंजाब जो है वो काफी पीछे है। और यहां पर अगर पंजाब एमएसपी का लॉलीपॉप चूसता रहेगा और हाई वैल्यू क्रॉप्स पर फोकस नहीं करेगा तो यहां पर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पर हेक्टेयर से होने वाला जो वैल्यू मिलना है वो कम ही मिलेगा और यहां पर पंजाब के फार्मर्स के या पंजाब के लोगों की इनकम फिर से पीछे गिरती रहेगी और हो सकता है आने वाले टाइम में 13th स्पॉट से और नीचे चली जाए।
और दोस्तों इसी डाटा में अगर हम आगे देखते हैं तो पंजाब के बाद गुजरात और गुजरात के बाद ओडिशा और ओडिशा के बाद है बिहार। यहां पर पंजाब और बिहार का पिछड़ा होना एक जैसी बात नहीं है, क्योंकि देखिए पंजाब में ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं बिहार के कंपैरिजन में। अगर हम इरिगेशन लैंड देखते हैं तो पंजाब में 99% लैंड पर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, जबकि बिहार में ये मात्र 63% है। इसके अलावा पंजाब में पर फार्मर लैंड होल्डिंग साइज देखें तो वो सबसे ज़्यादा है ऑल इंडिया में 3.62 हेक्टेयर, जबकि बिहार में लैंड होल्डिंग साइज जो है वो मात्र 0.4 हेक्टेयर पर कैपिटा, मतलब एक फार्मर पर है। अब दोस्तों एक फार्मर पे इतनी कम जमीन होगी तो वो ऑफकोर्सली यहाँ पर हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पर उतना ध्यान ना दे करके अपने कुछ खाने पीने के लिए पहले वो उगाएगा। इसके अलावा दोस्तों फर्टिलाइजर कंजम्पशन देख लीजिए तो पंजाब में सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया से, 212 केजी पर हेक्टेयर फर्टिलाइजर कंजम्पशन होता है पंजाब में। ये पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर ऑल इंडिया एवरेज जो है 135 केजी पर हेक्टेयर आता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम सब्सिडी की बात करें तो पंजाब को फर्टिलाइजर सब्सिडी तकरीबन 5,000 करोड़ की मिलती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी भी 8,275 करोड़ रुपए की मिलती है, यानी टोटल मिलाकर हो जा रहा है ये 13,275 करोड़ रुपए का सब्सिडी। और अगर दोस्तों यहाँ पर हम टोटल आंकड़ा निकाल के देखें तो पंजाब में फार्म फैमिलीज जो हैं वो मात्र 1.09 मिलियन है, यानी 10,90,000 के तकरीबन। और अगर हम इस 8,275 करोड़ को इस नंबर से भाग देते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जो इंडिया में सबसे ज्यादा सब्सिडी किसी स्टेट को मिलती है तो वो पंजाब को मिलती है, और ये अमाउंट 1,22,000 रुपए के तकरीबन आ जा रहा है। और इतना सब्सिडी किसी और स्टेट में किसी और फार्मर को नहीं मिलती। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि पंजाब को काफी सारी फैसिलिटी मिली हुई है, इसके बावजूद भी जो यहां पर एग्री जीडीपी पर हेक्टेयर के मामला है उसमें पंजाब काफी पीछे है। और यहां पर एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं कि पंजाब की प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा है। अगर हम यहां पर प्रोडक्टिविटी के हिसाब से देखें तो इंडिया की एवरेज प्रोडक्टिविटी है 3.5 टन पर हेक्टेयर, जबकि पंजाब में ये मैक्सिमम है। लेकिन फिर भी यहां पर पंजाब जो है वो हाई वैल्यू क्रॉप्स पर ध्यान नहीं देता, इसके कारण यहां पर पंजाब की ऐसी दुर्दशा हुई पड़ी है। और हाई वैल्यू क्रॉप्स पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रहा, तो एमएसपी के कारण। और इसी कारण यहां पर लगातार जो स्पोर्ट है फार्मर्स के इनकम का, उसमें जो है पंजाब पिछड़ता ही चला जा रहा है। अब आगे बात करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि इसका आगे का रास्ता क्या हो इस समस्या को निपटाने का। तो देखिए दोस्तों यहां पर सबसे पहले एमएसपी पॉलिसी को पंजाब को कम से कम यूज करना होगा। लेकिन अगर यहां पर फार्मर्स को गारंटी ना मिले तो यहां पर एक तरीके से आगे क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी ये काफी रिस्की होगा। तो देखिए दोस्तों इसी के लिए फार्म बिल बनाया गया है, उसमें कॉर्पोरेट एग्रीमेंट का प्रावधान रखा गया है। अगर फार्मर और कॉर्पोरेट आपस में मिलकर एग्रीमेंट कर लेते हैं और वो पहले से ही अपने प्रोडक्ट का रेट डिसाइड कर लेते हैं तो उनको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। कई सारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट अब पंजाब में आएंगे और यहाँ पर पंजाब से वो ऐसे प्रोडक्ट के लिए साइन करवाएंगे, एग्रीमेंट करेंगे फार्मर्स के साथ, जो एक्चुअली फार्मर्स काफ़ी एंजॉय करेगा उसको उगाने में, और यहाँ पर उसको एक फिक्स्ड प्राइस भी मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इंडिया जो है पल्सीज के मामले में सबसे बड़ा कंज्यूमर है और इंपोर्टर है, यानी हम दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं पल्सीज के, जबकि हमारे देश में पल्सीज खुद उग सकती है। तो यहां पर पंजाब को चाहिए कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे और पल्सीज की खेती करे। यहां पर रवि के हिसाब से अरहर आराम से उगा सकता है और दूसरी भी दालें उगा सकता है पंजाब, और खरीफ के हिसाब से तो मूंग की दाल काफ़ी महंगी होती है, इसको भी पंजाब उगा सकता है। इसके अलावा दोस्तों एडिबल ऑयल पर फोकस करें तो इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है एडिबल ऑयल का, और मैं आपको बता दूं कि 60% जो होता है हम इंपोर्ट करते हैं अपने टोटल कंजम्पशन का, जो कि काफ़ी शेमफुल बात है, यानी काफ़ी शर्मनाक बात है। यानी दोस्तों हमारे देश में कंजम्पशन अगर टोटल 10 लीटर का हो रहा है तो 6 लीटर हम बाहर से एडिबल ऑयल खरीदते हैं और 4 लीटर
एडिबल ऑयल ही हमारे देश में बनता है, यानी यहाँ पर भी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है। अगर रबी और खरीफ के हिसाब से देखें यहाँ पर, तो रबी में मस्टर्ड और ग्राउंड नट की खेती पंजाब आराम से कर सकता है, और खरीफ के मामले में सनफ्लावर, सोयाबीन, इस तरीके की फसलों को उगा सकता है पंजाब। साथ ही साथ दोस्तों पंजाब यहाँ पर कॉटन पर फोकस करे, क्योंकि देखिए दोस्तों जो एक्चुअली में इंडिया है उसने कॉटन इंपोर्ट किया है, और 471 मिलियन ये एवरेज है एक्चुअली में हर साल इतने तक का हो रहा है। और 2019 में तो इंडिया ने 1.3 बिलियन डॉलर तक का जो कॉटन है वो इंपोर्ट किया है। अगर हम ये कॉटन अपने देश में ही उगाते तो हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होता और किसानों को यहाँ पर फायदा भी होता। इसके लिए जरूरी यह है कि जो कपड़े के ऑनर्स, जो कपड़ा यानी क्लोथ्स के मिल ऑनर हैं, वो फार्मर के साथ एग्रीमेंट साइन करे। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए राइस की, तो देखिए दोस्तों बासमती राइस में पंजाब जो है एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है। तकरीबन 16% जो बासमती राइस का प्रोडक्शन होता है वो पंजाब में होता है, और इसकी इंटरनेशनल मार्केट में काफी डिमांड है। तो यहां पर पंजाब जरूर बासमती राइस को उगाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो नॉन बासमती राइस होता है उस पर पंजाब ज्यादा फोकस ना करे, क्योंकि दोस्तों देखिए राइस उगाने में काफी ज्यादा वाटर का कंजम्पशन होता है, और यहां पर 2500 लीटर वाटर का कंजम्पशन होता है 1 किलो राइस उगाने में। अब दोस्तों देखिए ये एक्चुअली में पंजाब जो है ऑलरेडी एक ड्राई स्टेट है, वहां पर पानी की काफी ज्यादा कमी है। एक पूरी रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, पंजाब पैडी डायलेमा। पंजाब पैडी डायलेमा, इसको आप पढ़िएगा और इससे आप अच्छे तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि पैडी के कारण पंजाब को कितना नुकसान झेलना पड़ा है। आज पंजाब में ग्राउंड वाटर लेवल जो वाटर होता है उसकी ये हालत हो गई है कि वो 250 से 300 फीट नीचे पे मिल रहा है, जबकि और स्टेट में ये 80 से 90 फुट पर पानी मिल जाता है। तो ये हालत हो गई है पंजाब की, और अगर पंजाब यहाँ पर अच्छे से इस गलती को नहीं सुधारता तो आगे काफ़ी दिक्कत होगी। इसी गलती को सुधारने की कोशिश की गई थी, और यहाँ पर इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट एक्ट लाया गया था, और ये एक्ट था दोस्तों पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट 2009। इसमें दोस्तों क्या किया गया, तो सिंपली पैडी का जो खेती है उस पर रोक लगा दी गई। एक तरीके से देखिए यहां पर यह कहा गया कि 10 मई से पहले कोई भी पैडी की नर्सरी नहीं लगाएगा, और 10 जून से पहले कोई भी फार्मर जो एक तरीके से यहां पर धान की जो सैपलिंग है उसको नहीं लगाएगा। ऐसा दोस्तों एक्चुअली में किया इसलिए गया था ताकि देखिए जून के बाद से मानसून आ जाता है, और यहाँ पर पंजाब के जो फार्मर्स हैं वो पैडी उगाने के लिए मानसून पर डिपेंडेंट रहे, ना कि ग्राउंड लेवल वाटर पर। तो ये कारण था इसका। लेकिन दोस्तों इसने दूसरी समस्या को जन्म दे दिया, और वो है स्टबल बर्निंग से होने वाला पॉल्यूशन। देखिए दोस्तों अब जब यहाँ पर जून में एक्चुअली में सैपलिंग लगेगी इसकी, तो और स्टेट में अप्रैल में ही पैडी की सैपलिंग लग जाती है, तो वो आराम से अगस्त सितंबर तक फसल तैयार हो जाती है, उसको काट लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 महीना डिले होने के कारण जो पंजाब में ये टाइम है वो एक्चुअली में चावल काटने का टाइम चला जाता है अक्टूबर नवंबर तक, और यहां पर दोस्तों इसके कारण होता है नुकसान। क्योंकि दोस्तों देखिए अक्टूबर नवंबर का जो टाइम है वो विंटर का टाइम है, और विंटर में जो पैडी की कटाई होती है उसके बाद जो स्टबल बच जाता है उसको ये फार्मर जो है वो जला देते हैं, और इससे पॉल्यूशन जो होता है एटमॉस्फेयर में क्रिएट होता है, और जो गैस चैम्बर होता है वो दिल्ली बन जाता है इससे, क्योंकि दिल्ली इसके पास में ही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पैडी के कारण होने वाली कितनी बड़ी कॉस्ट जो है वो पंजाब को यहाँ पर देनी पड़ रही है, और साथ ही साथ दिल्ली को भी देना पड़ रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम है दोस्तों, इन सबको हम एड्रेस कर सकते हैं इन फार्म बिल के थ्रू। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा।